बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 3। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के पार्ट 2 में हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए थे। पार्ट 3 में हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसमें ये शामिल है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, characteristics and examples of first order reaction, and then we shall study finding of order of reaction of the decomposition of N2O5 and then some numericals. इससे पहले हम अच्छी तरह ये सीख चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये पढ़ा था कि रेट लॉ से मालूम करते हैं, और ये कोई जनरल रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट्स, और इसका रेट लॉ ये है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K into concentration of A raised to power n multiplied by concentration of B raised to power m। तो इसमें n और m जो हैं ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। n is the order of the reactant A and m is the order of reactant B। तो ये n या m जो हैं ये ज़ीरो भी हो सकते हैं। अगर ये n की वैल्यू ज़ीरो हो या m की वैल्यू ज़ीरो हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उस रिएक्टेंट के लिए ज़ीरो होता है। So a reactant whose concentration does not affect the reaction rate is not included in the rate law, and concentration of such a reactant has the power 0. Thus A raised to power 0. In a zero order reaction, the rate is independent of the concentration of the reactants. अब ये एक रिएक्शन है, A is giving products, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम इस तरह लिखेंगे जिस तरह ये हम पीछे पढ़ा हैं कि जनरल रेट लॉ ये है, और इस रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ इसके लिए यूँ लिखेंगे K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 0। तो कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 0 ये 1 हो जाएगा, और K इंटू 1 इज इक्वल टू K। लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिर्फ रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए या तो इस लफ्ज़ से लिख लें रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह से भी ज़ाहिर करते हैं, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो रेट को इस तरह लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें। अब ये इसका फार्मूला ये है जो कि रेट लॉ से आता है। ये रेट लॉ हमने जो पहले लेक्चर में पढ़ा था उसी रेट लॉ को हमने यहाँ पे लिखा है। इसमें हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की कुछ पावर लिखते हैं। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर 0 होगी, और पावर 0 होने का मतलब ये होता है कि उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है उसको बढ़ाने से या कम करने से रिएक्शन के रेट पर कोई असर नहीं होता। यूज कंसंट्रेशन डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, और इसीलिए फिर ये रेट लॉ के अंदर ये इसकी कंसंट्रेशन शामिल नहीं होती, ये वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। जब पावर 0 हम लिखते हैं तो ये उधर ये फिर 1 के बराबर हो जाती है। और अब यहाँ पे A की जो कंसंट्रेशन है इसको अगर आप डबल कर दें, 2A के बराबर कर दें, यहाँ पे 2A लिख दें, तो तभी ये 1 हो जाएगी और रेट फिर भी K के बराबर रहता है। ऐसा यहाँ आप रिएक्शन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो 3A के बराबर कर दें, तीन टाइम कर दें, तो तब भी उसकी पावर जब 0 होगी तो फिर भी ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये K के बराबर ही रहेगा। सो K इज द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये एक एग्जांपल है, रेट लॉ फॉर NO2 प्लस CO, इससे बना नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इसका जो रेट लॉ है वो ये है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 स्क्वेयर। और यहाँ पे CO की जो मिकदार है उसका जिक्र यहाँ पे नहीं है, क्योंकि CO के लिहाज से
ये जो रिएक्शन है ये ज़ीरो ऑर्डर उसका है, और CO की जो वहाँ पे पावर जब ज़ीरो लिखी तो उसकी वैल्यू 1 आ गई, इसलिए अब उसको यहाँ पे नहीं लिखा। Here the rate is of zero order with respect to carbon monoxide and it is of second order with respect to NO2। तो NO2 की पावर जो है वो इसीलिए 2 है, और CO की जो वहाँ पे पावर जब ज़ीरो लिखी तो उसकी वैल्यू 1 आ गई, इसलिए अब उसको यहाँ पे नहीं लिखा। इसलिए इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ ये है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसकी इक्वेशन भी मालूम करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये एक जनरल रिएक्शन है ए गिविंग प्रोडक्ट्स, और ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखने का ये तरीक़ाकार है, ये आपको हर वक्त याद रहना चाहिए। और किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ हमेशा हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो ए गिविंग प्रोडक्ट्स, अब शुरू जब हम रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन के शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो ये होगी कि हम ए के कुछ इसकी मिकदार लेंगे मोलों के हिसाब से, उनको ये स्मॉल ए से ज़ाहिर किया गया है, और रिएक्शन के शुरू में सिर्फ रिएक्टेंट्स ही होंगे, उस वक्त प्रोडक्ट्स अभी नहीं बने होंगे, इसलिए प्रोडक्ट की मिकदार उस वक्त 0 मोल होगी। और जब कुछ वक्त गुजर जाएगा, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कुछ टाइम जब गुजर जाएगा उस वक्त कुछ मोल प्रोडक्ट के बन चुके होंगे, और जितने मोल प्रोडक्ट के बने होंगे उतने रिएक्टेंट के कम हो चुके होंगे, इसलिए ए की मिकदार जो है एट टाइम टी वो हो जाएगी ए माइनस एक्स। ए में से उतने हम माइनस कर देंगे जितने ये बन चुके हैं। तो कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी ये हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको ए माइनस एक्स से, और प्रोडक्ट के लिए एक्स के साथ। इसलिए अभी पिछली स्लाइड में हमने अभी ये लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ये इस तरह लिखेंगे कि इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है ये वाली ये हमने ए माइनस एक्स से ज़ाहिर की, तो ए माइनस एक्स रेज़ टू पावर जब 0 लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और रेट विल बी इक्वल टू के। तो रेट को लिखने के जैसा पहले भी डिस्कस हमने कर लिया कि रेट को इस तरह लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें, यानी ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। तो अब प्रोडक्ट्स जो हैं उसको हमने एक्स से ज़ाहिर किया है, इसलिए इस चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि डी एक्स ओवर डी टी, और रिएक्टेंट को हमने ए माइनस एक्स से ज़ाहिर किया है, इसलिए ये कैपिटल ए की जगह पे आ जाएगा ए माइनस एक्स। और अब रेट जो है वो इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें, और रेट लॉ के मुताबिक वो इसके बराबर होगा। ये रेट लॉ जो है इसके लिहाज से ये इसकी ये फॉर्म बनेगी के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम, ये ए माइनस एस के बराबर है, पावर 0 हो गई तो इसकी वैल्यू के के बराबर आ गई, लिहाजा के जो है ये इसके बराबर हो गया डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के। अब डी टी को इधर ले आए तो ये बन गया डी एक्स इज इक्वल टू के टी, और इस इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे उसका ये जवाब आएगा एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। और अगर ये कंडीशन हम फर्ज कर लें अंडर द कंडीशंस व्हेन टाइम इज 0, तो जब टाइम 0 होगा उस वक्त x की वैल्यू भी 0 होगी, यानी प्रोडक्ट्स उस वक्त अभी नहीं बनी होगी, लिहाजा t की वैल्यू अगर आप 0 रख लें और x की वैल्यू भी उस वक्त 0 होगी, तो ये वाली फैक्टर भी 0 हो गया और x की वैल्यू भी 0 हो गई, फिर c की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, लिहाजा फिर इन कंडीशन में x विल बी इक्वल टू kt। So in zero order reaction, the rate constant is equal to the rate of reaction at all concentrations। यानी हर कंसंट्रेशन पर, रिएक्टेंट की हर कंसंट्रेशन पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो k के बराबर है, यानी ये जो रेट है ये x ओवर t, अगर आप ये देखें डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के, यानी ये रेट है जो कि k के बराबर है। तो इस हर कंसंट्रेशन पर, प्रोडक्ट की हर कंसंट्रेशन पर या रिएक्टेंट की हर कंसंट्रेशन पर ये रेट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर रहेगा।
अब इसके यूनिट्स हैं के की, वो इससे मालूम होगी, के इज इक्वल टू एक्स ओवर टी, और जो यूनिट एक्स और टी की आप इस्तेमाल करेंगे वही यूनिट के की निकलेगी। तो एक्स की यूनिट हम जो है ये एक कंसंट्रेशन है, इसलिए एक्स की जो यूनिट है वो होगी मोल्स पर लीटर, और टी की जो यूनिट है वो या सेकंड ले लेंगे आप या मिनट ले लेंगे, तो ये बन गई यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, और डेसीमीटर क्यूब को ही हम लीटर कहते हैं, तो ये बन गई मोल पर लीटर पर सेकंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने ये इक्वेशन पीछे पढ़ ली कि x इज इक्वल टू के टी। तो द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज linearly with time. Plot of x versus time would be a straight line passing through origin. ये आप देखें x is equal to kt है, इससे मतलब ये है कि x is proportional to t। अगर आप ये कांस्टेंट यहाँ से हटा दें तो प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे लग जाएगा, और x जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा t के साथ। जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता जाएगा प्रोडक्ट की मिकदार भी उसी तरह बढ़ती जाएगी। तो इसलिए x का जो प्लॉट है, अगर आप टाइम को लॉन्ग एक्सिस से लें और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को लॉन्ग वाई एक्सिस लें इस तरह, तो जो जो टाइम बढ़ेगा इस तरफ उसी लिहाज से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ेगी। तो इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में आते हैं। द यूनिट ऑफ के इज मोल पर लीटर पर सेकंड, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया। हाफ लाइफ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू a/2, यानी रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो a/2 के प्रोपोर्शनल होगी, और हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें रिएक्टेंट के जो आपने मिकदार ली थी वो उसमें से आधी जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी हो। तो जितना टाइम आधी मिकदार को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए लगेगा उस टाइम को हम रिएक्शन की हाफ लाइफ कहते हैं। और ये यहाँ पे जाहिर किया गया है कि फ़र्ज़ करें इनिशियली ए मोल लिए गए रिएक्टेंट ए के, और किसी भी मौका पर किसी भी टाइम टी पर उसकी मिकदार ये होगी, यानी जितने ए में से एक्स बन चुके होंगे उतने जो ए बाकी बचा होगा वो ए माइनस एक्स होगा। अब टी हाफ पर यानी हाफ लाइफ टाइम पर ए के जो आधे मोल हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके होंगे, और बाकी a/2 बाकी बच जाएगा, और जो x की मिकदार है ये भी a/2 के बराबर होगी। यानी x जो बनेंगे हाफ लाइफ टाइम पर वो a/2 के बराबर होंगे। जितने आपने ये a मोल शुरू में लिए थे उसको उसका हाफ कर लें, तो ये x की वैल्यू होगी। और यही मकदारें आप यहाँ पे लिखें इस इक्वेशन में, तो t हाफ आप निकाल सकते हैं इस तरह के, ये k को इस तरफ ले आएंगे, हो जाएगा x/k। तो t हाफ इज इक्वल टू x/k। x की वैल्यू जो है वो t हाफ पे ये होगी a/2 इंटू 1/k। तो यहाँ पे आप देख लें कि अगर 1/k जो है ये कांस्टेंट है, तो t हाफ जो है ये प्रोपोर्शनल है a/2 के, यानी हाफ लाइफ टाइम जो है वो उस वक्त ज़्यादा होगा जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो हाफ लाइफ टाइम भी कम होगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ये एग्जांपल्स हैं। फोटोकेमिकल कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू फॉर्म HCl व्हेन कैरिड आउट ओवर वाटर सैचुरेटेड विद HCl सरफेस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इसी तरह थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ये रिएक्शन भी जीरो ऑर्डर वाला है। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया in presence of tungsten to produce nitrogen and hydrogen, ये रिएक्शन भी जीरो ऑर्डर है। Reactions catalyzed by enzymes also obey zero order kinetics। तो इस तरह जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और ये रिएक्शन जो है ये इसमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम या ज़्यादा करने से रिएक्शन के रेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, it is the reaction in which the reaction rate
depends only on the first power of concentration of a single reacting species. यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होगा जिसमें जो रिएक्टेंट की पावर है रेट लॉ में वो 1 के बराबर होगी। तो ऐसे रिएक्शन का जो रिएक्शन रेट है वो 1 होगा। मिसाल के तौर पे ये रेट लॉ हमने जनरल इक्वेशन इसकी लिखी थी, तो इसमें ए की पावर जो n है ये 1 के बराबर होगी। इस तरह अगर बी के लिहाज से रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर वाला है तो m जो है ये 1 के बराबर होगा। यहाँ पे रिएक्टेंट एक ही है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन हमने यहाँ लिखी है। और रेट को लिखने के ये तरीके हैं कि जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए की जो कंसंट्रेशन चूँकि a माइनस एक्स के बराबर है, इसलिए यही चीज़ जो है ये इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। या ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट को हमने इस एक्स से ज़ाहिर किया है, किसी भी टाइम t पर प्रोडक्ट की मिकदार जो है वो x होगी, तो dx ओवर dt इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ a। अब कंसंट्रेशन ऑफ a किसी भी टाइम पर ये इसके बराबर होंगे a माइनस एक्स के। तो ये फॉर्म हमारे पास आ गई, इसकी इक्वेशन बन गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ये इक्वेशन बन गई dx ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ये किस तरह आएगा? ये इस तरह से आएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स। अब a माइनस एक्स जो है ये dt की जगह पे ले आए और dt को इधर ले गए k के साथ, तो ये इक्वेशन बन गई dx ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब इस इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ये चीज़ मिलती है। इंटीग्रेशन का साइन यहाँ भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया, और इसको जब आप हल करेंगे तो वी विल गेट दिस इक्वेशन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसी तरह जिस तरह जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी हमने ये कंडीशंस सेट करके सी की वैल्यू मालूम की थी, इस तरह यहाँ पर भी जब टाइम ज़ीरो होगा और x की वैल्यू उस वक्त ज़ीरो होगी तो c की वैल्यू जो है ये आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ a के बराबर। यानी t को ज़ीरो रख लें, x को भी ज़ीरो रख लें, तो c की वैल्यू ये बचती है। ये फैक्टर सारा ज़ीरो हो जाएगा और a माइनस ज़ीरो जो है ये a के बराबर हो जाएगा, तो c विल बी इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, c की ये वैल्यू यहाँ पे रख दें इस जगह पे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। अब ये नेचुरल लॉग सारे एक साइड पे जमा कर लें तो ये इक्वेशन बनती है, ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a जब इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। इस इक्वेशन को अब हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये फैक्टर जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब k को एक साइड पे रख लें तो बाकी सब चीज़ें इधर ले जानी, t जब इधर आएगा तो ये 1 ओवर टी हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 1 ओवर टी नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर a माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन जो है ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन, और इस इक्वेशन को log टू द बेस 10 के हिसाब से जब हम लिखेंगे तो 2.303 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चेंजिंग दिस इक्वेशन इनटू कॉमन लॉगरिथम, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी k इज इक्वल टू 2.303 ओवर t इंटू लॉग ऑफ a ओवर a माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 2 is called as kinetic equation for first order reaction. Characteristics of first order reaction। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक इक्वेशन ये है जो हमने अभी पीछे पढ़ी है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट k इज पर सेकंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस इक्वेशन से आप आसानी के साथ k की यूनिट निकाल सकते हैं। तो k की यूनिट का इन्हिसार ये टाइम पर है या ये कंसंट्रेशंस पर है। ये a और जो a माइनस एक्स हैं ये कंसंट्रेशंस हैं। तो a की कंसंट्रेशन की यूनिट
जो है ये a माइनस x की जो कंसंट्रेशन की यूनिट होगी उससे कैंसिल हो जाएगी, यानी ये मोल पर लीटर इसकी यूनिट होगी, इसकी भी मोल पर लीटर होगी, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो बाकी यूनिट सिर्फ टाइम की बचेगी। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की जो यूनिट है वो सिर्फ इसके बराबर है, यूनिट टाइम की यूनिट के बराबर है, यानी पर सेकंड। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो हम इसी से मालूम कर सकते हैं। हाफ लाइफ जो कि टाइम है, तो ये ऐसा टाइम है जिसपे रिएक्टेंट की आधी मिकदार जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो टाइम मालूम करने के लिए टी को इस तरफ ले आए कि यहाँ आ जाएगा, तो इक्वेशन ये बन जाएगी, ये टी इज इक्वल टू 2.303 ओवर के इंटू लॉग ऑफ ए ओवर ए माइनस एक्स। अब x की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे कि यानी हाफ लाइफ टाइम वो है जिसपे रिएक्टेंट की आधी मिकदार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी होगी, यानी जो प्रोडक्ट हैं वो रिएक्टेंट की आधी मिकदार के बराबर होंगे। तो इसलिए जिस तरह यहाँ पे ज़ाहिर किया गया है कि एट द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन जब टाइम ज़ीरो होगा तो उस वक्त सिर्फ रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट नहीं होंगे, प्रोडक्ट की वैल्यू ज़ीरो होगी। और किसी भी टाइम टी पर इस तरीके से हम मिकदारों को लिखेंगे, ये एक्स मिकदार है और ये बाकी जो बची है ये इस एक्स को ए में से माइनस कर दें तो ये मिकदार वो है जो टाइम टी पर ए की बाकी बची हुई है। और हाफ लाइफ पर टी हाफ पर एक्स की जो वैल्यू है ये हाफ ए के बराबर होगी, यानी a बाई 2 के बराबर होगी। इसलिए इस x की जगह पर ये x जो है, जहाँ पे जो x है इसकी जगह पे आ गया a माइनस हाफ ए, और इस t को हम अब लिखेंगे t हाफ, यानी ये शो कर रहा है कि ये हाफ लाइफ टाइम है। तो अब इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा log 2 बाकी बचेगा सिर्फ, यानी a माइनस हाफ ए, इसको जब हल करेंगे तो ये a बाई 2 के बराबर होगा, और जो डिनोमिनेटर में 2 आएगा ये ऊपर चला जाएगा और a से a ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिर्फ यहाँ पे 2 बचेगा इधर। तो इसलिए इस सारे का जो सोल्यूशन है वो log 2 के बराबर होगा, और log 2 की वैल्यू को जब 2.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आएगा 0.693 ओवर के। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ की जो वैल्यू मालूम होती है वो ये बनती है 0.693 ओवर के, और इसमें किसी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं, तो इसलिए इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशंस। द रेट इक्वेशन में आल्सो बी रिटन एज, इसी इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये इस तरीके से बन जाती है। इसमें लॉग ऑफ ए और ए माइनस एक्स को एक साइड पे रख लें, ये एक साइड पे किया है, तो टी जो है ये इस तरफ जाके नॉमिनेटर में चला जाएगा और 2.303 जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसलिए ये इक्वेशन जो है ये इस फॉर्म में हासिल हो जाएगी, log ऑफ a ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू k ओवर 2.303 इंटू टी। अब ये चीज़ जो है ये इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये बनेगी log ऑफ a माइनस log ऑफ a माइनस एक्स। उसको रीअरेंज करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, log ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस के ओवर 2.303 इंटू टी। अगर आप इस ग्राफ को इस इक्वेशन से बनाएं तो ये k ओवर 2.303 जो है ये कांस्टेंट हो जाएगी, तो इतना जो ये वाला फैक्टर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा t के, तो इस तरह ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि ओरिजिन से पास करेगी। तो t को अगर आप log ऑफ a ओवर a माइनस एक्स के लिहाज से ड्रा करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और इस तरीके से आप ड्रा करें, यानी a में से a को यहाँ से निकाल दें और log ऑफ a माइनस एक्स के लिहाज से अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे दो वेरिएबल्स के दरमियान, वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक ये चीज़ वेरिएबल है a माइनस एक्स और ये टाइम वेरिएबल है। तो टाइम को आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लें और log ऑफ a माइनस एक्स को अलॉन्ग वाई एक्सिस ले लें, तो फिर ये चीज़ है ये स्लोप के बराबर होगी और log ऑफ a जो है ये इंटरसेप्ट के बराबर होगा। इसकी स्लोप नेगेटिव है क्योंकि
ये K/2.303 जो है ये स्लोप को ज़ाहिर करता है, इसके साथ नेगेटिव है, तो इसलिए इसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव है। और log ऑफ a की वैल्यू जो है ये y के इंटरसेप्ट के बराबर है। ये ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो ये फासला है ये log ऑफ a के बराबर है। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। गैस फेज में ये एग्जांपल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। इन गैस फेज रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 या डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ एजोमीथेन या सल्फराइल क्लोराइड, इन तमाम चीज़ों की जो डिकम्पोजिशन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। और सॉल्यूशन में ये कुछ एग्जांपल्स हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसा लिक्विड ब्रोमीन या क्लोरोफॉर्म, इसमें जो N2O5 की डिकम्पोजिशन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इन वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डायजोनियम साल्ट है, ये N N, तो बेंजीन के साथ ये अटैच है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और ये जब डिकम्पोज होता है तो N2 यानी नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाती है। ये जो कंपाउंड है ये मुख्तलिफ ये अनस्टेबल होता है ये, और इससे मज़ीद नई चीज़ें बनती हैं, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये स्टेबल है। और अगर टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाए तो ये खुद बहुत ही डिकम्पोज होकर ये नाइट्रोजन इसमें से निकल जाती है। ये डाइयाज़ो पार्ट जो है ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी ये जो Cl है ये उस जगह पे लग जाएगी जहाँ पे ये डाइयाज़ो लगा हुआ था, तो ये बन जाएगी क्लोरोबेंजीन। इस डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाला रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये हमने पहले भी कई दफ़ा इस रिएक्शन को पढ़ा है, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाला रिएक्शन है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन and decomposition of N2O5 in carbon tetrachloride solution. तो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड in carbon tetrachloride solution decomposes to form oxygen gas। N2O5 को अगर CCl4 में हल किया जाए और रिएक्शन कंडीशन उस पर सेट कर दी जाए तो ये NO2 में और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होती है। तो रिएक्शन कंडीशंस को यहाँ पर इस डायग्राम में शो किया गया है, और ये एक रिएक्शन फ्लास्क है, इसमें N2O5 को CCl4 में हल करके यहाँ पे डाला गया इसके अंदर, और टेम्परेचर कंडीशंस को यहाँ पे सेट किया गया, तो ये ऐसा ऐसा N2O5 जो है ये NO2 में और O2 में ये कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए ये यहाँ से बाहर निकलेगी, और इसको यहाँ से एक ट्यूब लगाकर एक U ट्यूब के साथ अटैच कर दिया, और इस U ट्यूब में यहाँ पर एक दर्जे लगे हुए हैं जिससे हम ये अंदाज़ा कर सकेंगे कि ऑक्सीजन गैस कितनी यहाँ बनी है। ये ml से पता है, इसके वॉल्यूम से पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन कितनी यहाँ रिएक्शन के दौरान बनी है। और टेम्परेचर को सेट करने के लिए ये एक वाटर बाथ है, और उसको ये थर्मोमीटर रखा गया है ताकि टेम्परेचर को एडजस्ट किया जाए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ये इक्वेशन है, इसमें ये A जो है ये वो मिकदार है रिएक्टेंट की जो शुरू में ली गई, और A-X वो मिकदार है जो किसी भी वक्त बाकी बची है इस रिएक्टेंट की एट एनी टाइम t। तो if Vt be the volume of oxygen at any time t and V infinity the final volume of oxygen when the reaction is completed, the V infinity is a measure of the initial concentration of N2O5, and V infinity minus Vt is a measure of undecomposed N2O5 यानी A-X remaining at time t। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में हासिल हो जाएगी हमें, यानी इस रिएक्शन के मुकम्मल होने पर जो टोटल वॉल्यूम ऑक्सीजन का हमें हासिल होगा
वो इंडिकेट करेगा कि इसमें कितनी N2O5 थी, क्योंकि जितनी N2O5 ज़्यादा हम यहाँ पे डालेंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ से हासिल होगी, इसलिए ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। तो O2 जो है इसकी मिकदार जितनी हमें हासिल होगी उसको हम V इन्फिनिटी से अगर ज़ाहिर कर लें, और किसी भी ख़ास टाइम पर जो इसकी मिकदार यहाँ पे बनी हुई होगी, इसका वॉल्यूम जो है वो ml में यहाँ पे हम मालूम कर सकते हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ डिवीजन्स लगी हुई हैं। इन डिवीजन्स को देखकर आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है ये कहाँ पर है। तो इस तरीके से जितनी गैस बनेगी उतना वॉल्यूम यहाँ से आप पढ़ सकेंगे। तो वी इन्फिनिटी ऑक्सीजन का वो वॉल्यूम है जो रिएक्शन के एंड पे होगा, और किसी भी टाइम पर इसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ से नोट किया जा सकता है, वो वी टी है। तो वी इन्फिनिटी जो है ये N2O5 की शुरू वाली मिकदार को ज़ाहिर करेगा, इसलिए वी इन्फिनिटी को हम एक ही जगह पर लिख देंगे, इस एक ही जगह पर। और किसी भी ख़ास टाइम पर ऑक्सीजन की जो वैल्यू होगी ये वी टी को ज़ाहिर करेगी, इसलिए इसको एक्स की जगह पर लिखेंगे। तो एक ही जगह पर वी इन्फिनिटी आ गया, एक्स की जगह पर वी टी आ गया। तो इसके बाद आप वो वैल्यूज़ जो यहाँ पे आप देखेंगे, जो प्रैक्टिकली आपको यहाँ से मालूम हो जाएंगी, वो वैल्यूज़ यहाँ लिख कर आप इस इक्वेशन में डालें और उसे के मालूम कर लें। यानी फ़र्ज़ करें 10 सेकंड पर आपने रिएक्शन शुरू किया और 10 सेकंड गुजर गए, तो टी की जगह पर 10 आ जाएगा, और उस 10 सेकंड पर यहाँ जितनी ऑक्सीजन बनी होगी वो यहाँ से नोट कर लेंगे आप इसके, यानी ये जो लिक्विड है इसका लेवल यहाँ पर होगा तकरीबन शुरू में 10 सेकंड के बाद, फिर 20 सेकंड पर ये थोड़ा सा लिक्विड और नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आपको वॉल्यूम का पता चलता जाएगा कि ऑक्सीजन कितनी बनी है, और जब रिएक्शन मुकम्मल होगा उस वक्त जो वॉल्यूम ऑक्सीजन का हासिल होगा वो वी इन्फिनिटी होगा। तो 10 सेकंड की वैल्यू टाइम की यहाँ पे लिख लें, और वो 10 सेकंड पर जो वी टी की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और रिएक्शन के आखिर में ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम हमें हासिल होगा वो वी इन्फिनिटी की जगह पे आ जाएगा। तो इस तरीके से तमाम वैल्यूज़ आपके पास जब होंगी तो यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ को लिख कर अब के की वैल्यू आप हासिल कर लेंगे। तो हर टाइम किसी भी टाइम पर जो वैल्यूज़ आप मालूम करेंगे वो इस तरीके से हल करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू निकलती आएगी। और जब आप 5-6 वैल्यूज़ निकालेंगे तो आप देखेंगे कि हर दफ़ा जो इसको हल करने पर जो के की वैल्यू आती है वो कांस्टेंट है। तो जब ये सारी वैल्यूज़ के की कांस्टेंट निकल आएंगी और वो एक जैसी होंगी, तो उससे फिर आपको पता चल जाएगा कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर ना होगा, यानी सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा या ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा, तो ये जो वैल्यूज़ हैं जब आप यहाँ पुट करेंगे तो के की वैल्यू हर यानी टाइम पर जो वैल्यूज़ हैं मतलब 10 सेकंड पर आप ये वैल्यू निकालेंगे तो के की कुछ और वैल्यू आएगी, 20 सेकंड पर ये वैल्यू आप निकालेंगे तो इससे जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो वाली नहीं होगी जो 10 सेकंड वाली होगी। तो इस तरह यानी अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ना होता तो फिर ये के की वैल्यू हर दफ़ा एक जैसी ना आती। तो अगर ये वैल्यू हर दफ़ा वही वैल्यू आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो इससे पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर वाला रिएक्शन है। अभी पीछे हमने जो रिएक्शन पढ़ा है ये उसकी प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हैं। From the following data for the decomposition of N2O5 in CCl4 solution at 48 degrees centigrade show that the reaction is of the first order. ये टाइम है 10 मिनट पे ऑक्सीजन जितनी बनी वो ये है 6.30 ml। 15 मिनट टाइम पर ये टोटल वॉल्यूम ऑक्सीजन का जो बना वो 8.95 है। 20 मिनट्स पर ये है 11.40, और जब रिएक्शन पूरा हुआ उस वक्त ऑक्सीजन की वैल्यू जितनी ऑक्सीजन बनी उसकी ये वैल्यू है 34.75। अब हमने साबित ये करना है कि ये रिएक्शन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन हम ये इस्तेमाल करके ये वैल्यूज यहाँ रखेंगे। हम देखेंगे कि हर वैल्यू के लिए
K की वैल्यू एक जैसी आ रही है। तो 10 मिनट पर V इन्फिनिटी माइनस वी टी ये है, V इन्फिनिटी 34.75 है और वी टी की वैल्यू जो है वो 6.30 है। 34.75 माइनस 6.30 ये आ गया 28.45। तो यहाँ पे आ जाएगा 28.45 और V इन्फिनिटी की जगह पे आ जाएगा 34.75 और T की जगह पे आ जाएगा 10। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये जवाब आ गया हमारे पास 0.01998। अब 15 मिनट पर यही वैल्यू जो है ये निकलेगी 0.01985 और 20 मिनट पर ये वैल्यू आ गई 0.01987। तो ये तकरीबन आपस में इक्वल हैं और इससे ये साबित होता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ये अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन ना होता तो ये के की वैल्यूज जो हैं ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ आती, यानी हर इन वैल्यूज़ के लिए जो के की वैल्यूज़ हैं वो बहुत डिफरेंट होती, जिससे साबित हो जाता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। क्योंकि अब ये रिएक्शन ये वैल्यूज़ के की इक्वल आ रही हैं, आपस में बराबर आ रही हैं तकरीबन, तो इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये इससे साबित हो जाता है। Since the value of K is fairly constant, so it is a first order reaction. इसी तरह ये एक और न्यूमेरिकल है, a solution of H2O2 when titrated against KMnO4 solution at different time intervals gave the following results. यानी H2O2 की KMnO4 के साथ टाइट्रेशन की गई तो ये रिजल्ट्स हैं कि जब टाइम ज़ीरो है तो उस वक्त KMnO4 का ये वाल्यूम इस्तेमाल हुआ। KMnO4 को ब्यूरेट में लिया गया और H2O2 को लिया गया फ्लास्क में। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड फॉर 10 ml H2SO4 ये 23.8 ml है और 10 मिनट के बाद जब KMnO4 को टाइट्रेट किया गया तो KMnO4 का ये वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ। 20 मिनट पर ये वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ 9.1 ml। Showed that the decomposition of H2O2 is a first order reaction। अब ये इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो इसमें उसी तरह जिस तरह पिछले न्यूमेरिकल में हमने हल किया कि शुरू वाली जो मिकदार KMnO4 की वो जाहिर करती है कि H2O2 अभी कन्वर्ट नहीं हुआ था अपने प्रोडक्ट्स में, तो इसलिए ये मिकदार जो है इट इज़ ए मेजर ऑफ द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। Since volume of KMnO4 used in the titration is measure of concentration of H2O2, इसलिए ये मिकदार जो है ये H2O2 मिकदार को ज़ाहिर करेगी और इसको हम एक ही जगह पे लिखेंगे। और ये जो मिकदारें हैं ये 14.7 और 9.1 ये इस मिकदार को ज़ाहिर करेंगे H2O2 की they are representing the concentration of H2O2 at the specific time intervals. Substituting these values in the rate equation, अब हम इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। जब टाइम 10 मिनट्स है तो टी की जगह पे 10 रखेंगे और ए की जगह पर ये 23.8 ml, यानी हमने ये ए को फर्ज कर लिया है कि ये 23.8 ml के बराबर है और ए माइनस एक्स के लिए ये रखेंगे वैल्यू 14.7। इसको जब हल करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 0.0482 और इसी तरह जब 20 मिनट्स के लिहाज से हम कैलकुलेशन करेंगे तो टी की जगह पे 20 और ए की जगह पर 23.8 और ए माइनस एक्स की जगह पर 9.1 एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 0.0481। तो ये दोनों ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है ये दोनों तकरीबन इक्वल हैं, लिहाजा ये जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना होता तो ये वैल्यू और आती और ये वैल्यू से बहुत मुख्तलिफ आती। Since the value of K is almost constant, so the decomposition of H2O2 is a first order reaction. The following data was obtained on hydrolysis of methyl acetate at 25 degrees centigrade in 0.35 normal hydrochloric acid established that it is a first order reaction.
तो जब टाइम 0 सेकंड्स है तो अल्कली इतने ml इस्तेमाल हुई 24.36 ml, और 4500 सेकंड पर ये मिकदार इस्तेमाल हुई अल्कली की, और 7140 पर ये है। और जब रिएक्शन पूरा हो गया, रिएक्शन के मुकम्मल होने पर अल्कली की जो मिकदार इस्तेमाल हुई वो है 47.15। अब ये अल्कली की मिकदार इस्तेमाल होने से क्या मुराद है, वो ये है कि रिएक्शन ये है, मिथाइल एसीटेट को जब हाइड्रोलाइज किया गया HCl की मौजूदगी में, HCl यहाँ पर कैटलिस्ट है, ये जो लिखा हुआ है HCl ये एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। और रिएक्शन करने के लिए ये फिगर आप देखें तो फ्लास्क में हम डालेंगे मिथाइल एसीटेट और HCl इसमें डाल देंगे और वाटर डाल देंगे। जब हम इसको रिफ्लेक्स करेंगे तो हमने ये पहले भी फिगर ये पड़ी हुई है, रिफ्लेक्स करने का ये तरीक़ाकार होता है। इसमें हम रिएक्शन को जब हीट करते हैं तो जो वेपर बनने होते हैं वो उनको वापस इसी में डालने के लिए ये वर्टिकली हम इसमें ये कंडेंसर को लगाते हैं जो कि वर्टिकल होता है। ये कंडेंसर जो है इसमें लगातार वाटर इन हो रहा होता है और यहाँ वाटर आउट हो रहा होता है। तो जो अंदर वाली ट्यूब है इसके हर तरफ पानी जो है वो ठंडा हर वक्त मौजूद होता है, इसलिए जितने वाटर वेपर या कोई भी वेपर जो बनते हैं वो यहाँ पर कंडेंस होकर वापस इसी में गिर पड़ते हैं, और इस प्रोसेस को हम रिफ्लक्स कहते हैं। टेम्परेचर को नोट करने के लिए थर्मोमीटर लगाया होता है। तो मिथाइल एसीटेट को जब हम गर्म करेंगे और HCl की मौजूदगी में तो ये कन्वर्ट होता है ऐसा एसिटिक एसिड में और मेथनॉल में। अब रिएक्शन में जो आपने एसिटिक एसिड यहाँ पे बनेगा उसकी मिकदार को मालूम करने के लिए मुनासिब वक्फों के बाद, जब जिस तरह ये टाइम है 4500 सेकंड और 7140 सेकंड, इतने टाइम के बाद यहाँ से एक सैंपल निकाला जाएगा और उस सैंपल को टाइटेट किया जाएगा। टाइटेशन से हम पता करेंगे कि इस रिएक्शन वेसल में एसिटिक एसिड की मिकदार कितनी बनी है। तो टाइटेशन करके इसकी टाइटेशन हम करेंगे स्टैंडर्ड NaOH के साथ। जितना एसिटिक एसिड यहाँ पर ज़्यादा होगा उतना NaOH की मिकदार यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होगी। तो जब रिएक्शन शुरू किया गया टाइम 0 है, उस वक्त जब यहाँ से एक सैंपल लिया गया और उसको टाइटेट किया गया तो NaOH इस्तेमाल हुआ 24.36 ml। अब टाइम 0 पर तो अभी एसिटिक एसिड नहीं बना, तो उस वक्त ये 24.36 ml NaOH के क्यों इस्तेमाल हो गए, उसकी वजह ये HCl है जो यहाँ पे HCl को एज डाला हुआ है, कैटलिस्ट के तौर पे डाला हुआ है। वो HCl शुरू में जितना आपने लिया ये 0.35 नॉर्मल HCl की कुछ मिकदार यहाँ पे डाली हुई है, तो वो HCl जो है वो पहले रिएक्शन कर लेगा NaOH के साथ, यानी उस वक्त एसिटिक एसिड तो नहीं बना लेकिन HCl जो मौजूद है वो रिएक्शन करेगा। इसलिए ये जो मिकदार NaOH की इस्तेमाल हो रही है ये उस HCl के लिए। अब उसके बाद जब 4500 सेकंड गुजर गए, फिर जब ये कुछ मिकदार सैंपल यहाँ से लेके टाइटेट किया गया तो फिर NaOH की मिकदार जो इस्तेमाल हुई वो है 29.32 ml। इस तरह ये 7140 सेकंड पर NaOH की मिकदार ये इस्तेमाल हुई है, और जब रिएक्शन पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया, उस वक्त NaOH की मिकदार ये इस्तेमाल हुई। तो इसका मतलब ये है कि जो मिकदार एसिटिक एसिड की फाइनली जो बनेगी वो जाहिर करेगी इस रिएक्टेंट की मिकदार को। तो फाइनली जो एसिटिक एसिड बना वो हमें इस NaOH की मिकदार से पता चलेगा, और NaOH की वो मिकदार जो एसिटिक एसिड के लिए इस्तेमाल होगी वो हम यहाँ से निकालेंगे। चूँकि 24.36 ml NaOH के जो हैं वो तो HCl के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, इसलिए इस 47.15 ml NaOH में
जो मकदार NaOH की एसिटिक एसिड के लिए इस्तेमाल होगी वो ये होगी 47.15 माइनस 24.36। तो इस तरह ये जो 22.79 ml NaOH के हैं ये एसिटिक एसिड के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो ये टोटल एसिटिक एसिड की मकदार है जो उस रिएक्शन में बनी है। तो ये हम इसको एक ही जगह पर लिखेंगे और ये टोटल वॉल्यूम ऑफ NaOH ये जो है ये ए को ज़ाहिर करेगा और ये जो है ये 29.32 ये इसमें से माइनस कर देंगे तो ये A माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 47.15 माइनस 29.32 तो ये है 17.83 ml एट 4500 सेकंड। A माइनस एक्स की वैल्यू 7140 सेकंड पर ये बनती है 15.43। अब ये वैल्यूज जो हैं ये इस इक्वेशन में रखें, A की जगह पर ये आ जाएगा और A माइनस एक्स की जगह पर इस टाइम पर ये 71.83 रख के K की वैल्यू ये आती है। और इस तरह जब ये टाइम की वैल्यू 7140 सेकंड है तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके A माइनस एक्स की ये 15.43 और A की ये 22.79 तो K की वैल्यू जो है ये निकलाई जो कि इस पहली K की वैल्यू के ऑलमोस्ट इक्वल है। जब कांस्टेंट्स की सेम वैल्यू हासिल हो गई ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन से तो इससे साबित हो गया कि ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो ना करता, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर वाला ना होता तो फिर ये जो K की वैल्यूज़ हैं ये मुख्तलिफ आती, इस टाइम पर और आती वैल्यू, इस टाइम पर और आती। तो इस कांस्टेंट के वैल्यू से ये ज़ाहिर हो गया कि ये रिएक्शन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक का पार्ट 3 यहाँ पर मुकम्मल हुआ और इसको मुकम्मल समझने के लिए इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी देखें जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और इसके अलावा जो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं उनको भी अच्छी तरह समझें, उनको भी देखें और उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और आप के ज़हन में जो सवालात आते हैं, जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर वहाँ पर लिखें जिनके आपको जवाब दिए जाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी, अपने मज़ीद क्लास फेलोज़ के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं।